हियोन और ईसू बोरी के ऑफिस में होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और लाइट ऑन करता है। अरे यार कितना ज्यादा ब्राइट है। ओ तो स्विच वहाँ पर है। हियोन छिप गई होती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे काफी भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कप नूडल्स हैं? तुम्हें बिना परमिशन के यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे डोर खुला हुआ था तो मैं बस चेक करने आ गया कि ये किचन तो नहीं है। किचन उस तरफ है, मेरे पीछे आओ। वो बंदा ईसू को किचन में लेकर आता है और उसको खाने के लिए कप नूडल्स देता है। ईसू उसको बातों में उलझाकर वहीं पर रोक कर रखता है। इतने में हियोन बोरी के ऑफिस से निकलकर वापस अपने रूम में आ जाती है। हियोन वापस आ गई है, ये बात मैनेजर को पता चल जाता है। हियोन ने ईसू को कुछ फिंगरप्रिंट्स का सैंपल दिया था, तो ईसू सैंपल को विंडो पर चिपका देता है और काफी बार लाइट ऑन ऑफ करके किसी को सिग्नल देता है। अगले दिन चोई और पार्क स्टेशन में केस पर काम करे होते हैं, तभी वहाँ पर किम यूल डोंगसू और सियंगउक के मैसेजेस रिकॉर्ड लेकर आता है। मैसेजेस देखकर पता चलता है कि डोंगसू बोरी को फॉलो कर रहा था और उसने पता लगाया था कि बोरी एक प्लास्टिक सर्जन के पास गया था। यही बात उसने सियंगउक को बताया था। आखिर बोरी प्लास्टिक सर्जन के पास क्यों गया था, हम ये अब पता लगा लेंगे। वैसे तुम लोगों को कुछ मिला क्या? हमें कुछ फोटोज मिले हैं, पर इन सब में से बोरी को पहचानना काफी मुश्किल है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं और उनको फोटो देते हैं। ये फिंगरप्रिंट्स ओरियन कम्युनिटी के अंदर मिला है। आपको ये कैसे मिला? ईसू कम्युनिटी के अंदर गया है और वहीं पर रह रहा है। उसने बताया कि हियोन भी वहाँ पर मौजूद है। ये जानने के बाद पार्क हियोन को कॉल करने लगता है। तुम उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उनसे उनका फोन ले लिया गया है। तो फिर आपको ये फोटो कैसे मिला? आई एम सॉरी, पर मैं ये अभी नहीं बता सकता। फिंगरप्रिंट चेक करने पर उनको बोरी का असली नाम पता चलता है, जो कि सिन ऊ है और उसका असिस्टेंट योंगचुल है, और इन दोनों के नाम पर कई फ्रॉड के केसेस दर्ज हैं। बोरी का असिस्टेंट मैनेजर के पास आता है और न्यू मेंबर्स का लिस्ट मांगता है, तो मैनेजर उसको लिस्ट दे देती है। फिर बोरी उस लिस्ट को अच्छे से चेक करता है। रिपोर्टर गी सियोक को उसकी जूनियर कलीग जियोंग का मेल आता है। उसने बताया होता है कि वो इस वक्त ओरियन कम्युनिटी में है और इस कम्युनिटी के बारे में पता कर रही है। मुझे कुछ क्लू मिले हैं, तो मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ। वही हियोन की मॉम उसको कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता है। तभी न्यूज में डोंगसू और सियंगउक के मौत के बारे में बताया जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सियंगउक ने हियोन के घर के बाहर एक पार्सल रख दिया था। हियोन की मॉम उस बॉक्स को लेकर अंदर आई थी, जिसके कुछ देर बाद उनके घर पर कुछ ऑफिसर सर्च वारंट लेकर आए थे और उस बॉक्स के अंदर उनको बहुत सारे पैसे मिले थे। इस तरह से हियोन के डैड को रिश्वत के इल्जाम में फंसाया गया था। रिपोर्टर गी सियोक पार्क से मिलने आता है और कहता है, क्या ओरियन कम्युनिटी में कुछ चल रहा है क्या? तुम्हारे आर्टिकल के लिए मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कम्युनिटी के लीडर का 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और सर्जरी के बाद वो बच गया था, जिसके बाद वो लोगों को पुनर्जन्म के बारे में बताने लगा था। उसने जितने भी लोगों को बेवकूफ बनाया, उनमें से 12 लोग मर चुके हैं और मरने वाले के लिस्ट में उसके मैनेजर भी शामिल है। मेरी जूनियर कलीग उस कम्युनिटी में सीक्रेट मिशन पर गई है, तो मैं बस उसको बचाना चाहता हूँ। वहीं सोहा आकर हियोन को बताती है कि बोरी ने उसको सेलेक्ट कर लिया है। कल वो 9 बजे उसको उसकी अगली जिंदगी के बारे में बताने वाला है। हियोन जब अपने रूम में जा रही होती है, तो मैनेजर उसको अपने रूम में खींच लेती है। तुम डिटेक्टिव हियोन हो, सही कहा ना? मैं तुमसे एक बार मिल चुकी हूँ। मेरा नाम जियोंग है और मैं SBC की रिपोर्टर हूँ। हियोन काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ की मैनेजर कैसे बन गई? इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा गया है। बोरी और सियंगउक पिरामिड सेलिंग कंपनी में मिले थे, उन्होंने ही इस कम्युनिटी को बनाया है। बोरी ने लोगों को बताया कि एक कार एक्सीडेंट के बाद उसको पुनर्जन्म का सीक्रेट पता चल गया है। कंपनी में उन्होंने जो स्किल्स सीखा था, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक कल्ट की शुरुआत की। यंग लोग जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे और उम्मीद खो चुके थे, उनको आसानी से बेवकूफ बनाकर कम्युनिटी का मेंबर बना लिया गया। पर इससे वो दोनों पैसे नहीं बना पा रहे थे, तो उन्होंने सभी मेंबर से नर्सिंग हॉस्पिटल में वॉलेंटियर वर्क करवाया। वो सभी पेशेंट्स का स्टेटस पता करते थे और उन अमीर लोगों को चुनने लगे जिनके पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची थी। वो उनको ये कहकर बेवकूफ बनाता था कि वो उनका पुनर्जन्म करवाएगा और इसके लिए उनसे बहुत सारे पैसे लेते थे और उनको खाने के लिए एक कैप्सूल देता था जिनमें पॉइजन मौजूद होता था, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती थी। उसने 7 लोगों को चुना है जिनकी कल जान जाने वाली है, तो हमें मिलकर उनको बचाना होगा। वही पार्क और चोई उस हॉस्पिटल का पता लगाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट के बाद बोरी का इलाज हुआ था। वो डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं, हम एक पेशेंट के लिए आए हैं जिसका 5 साल पहले यहाँ पर सर्जरी हुआ था। उस पेशेंट के पेट में पाइप घुस गया था और काफी सीरियस इंजरी हुई थी। डॉक्टर रिकॉर्ड चेक करते हैं और कहते हैं, हाँ उस पेशेंट को इसी हॉस्पिटल में लाया गया था, पर वो मर गया था। वही किम यूल उस प्लास्टिक सर्जन से मिलता है जिससे बोरी मिलने आया था, तो डॉक्टर बताती है कि कल रात को वो यहाँ पर आएगा ताकि प्लास्टिक सर्जरी की मदद से वो अपनी पूरी शक्ल चेंज कर सके। पार्क और चोई को पता चल जाता है कि बोरी ने जो कहानी बताई है वो झूठी है। यही बात पार्क फोन करके किम यूल को बताता है। किम यूल भी उसको बताता है कि बोरी अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा के देश छोड़कर भागने वाला है। वही कम्युनिटी में सभी मेंबर्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हियोन उससे पूछती है कि फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? मैंने वो हमारी टीम के पास भेज दिया है। कैसे भेजा तुमने? मेरे पास अपने कुछ रास्ते हैं, अगर ऐसा है तो एक और मैसेज भेज दो। कल मैं बोरी के रेसिडेंट्स में घुसने वाली हूँ। बोरी 7 लोगों को पॉइजन देकर मारने वाला है, तो हमें यहाँ पर रेड मारना होगा। बोरी सभी मेंबर्स को एक्सरसाइज करते हुए देखता है, तो उसकी नजर हियोन पर जाती है। वहीं पार्क और चोई सियंगउक की वाइफ से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि उसका पति बोरी के साथ मिलकर किस तरह का फ्रॉड कर रहा था। बोरी ने जो कहानी बताई है वो झूठी है, वो उसका एविडेंस भी उसको दिखाता है। सब सच जानने के बाद सियंगउक की वाइफ ऑटोप्सी का परमिशन दे
दे देती है। बोरी अपने ऑफिस में आकर फिर से सभी न्यू मेंबर्स का इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि इस लिस्ट में एक मेंबर का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बोरी अपने असिस्टेंट को मैनेजर को यहाँ लेकर आने को कहता है। असिस्टेंट मैनेजर को बेहोश करके उसको उठाकर ऑफिस में ले जाता है और हियोन ये देख लेती है। वो समझ जाती है कि मैनेजर की जान खतरे में है तो वो उसको बचाने जाती है, पर वहाँ पर बोरी के काफी गुंडे बदमाश बंदे मौजूद होते हैं जो कि हियोन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर ईसु आ जाता है और वो दोनों मिलकर उन सभी से लड़ने लगते हैं, पर इतने सारे लोगों से जीतना काफी मुश्किल है तो वो सभी मिलकर उन दोनों को काफी ज्यादा मारते हैं और उनका हाथ बांध देते हैं। एक डिटेक्टिव और एक अमीर बाप का बेटा यहाँ क्या करने आए हैं? तुम्हारे अपराध के लिए हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, पर तुम दोनों तो अब यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन तुम भी नहीं बच पाओगे। हांसो इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक ड्रोन बनाया है जिसको देखना और ट्रैक करना इम्पॉसिबल है, जो कि तुम्हारे इस कम्युनिटी के बाहर आसमान में उड़ रहा है। हम खतरे में हैं, पुलिस को पता चल गया होगा और वो यहाँ आते ही होंगे। पर बोरी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है, लेकिन ईसु सच बोल रहा था। कुछ देर में सच में चोई पार्क और किम यूल पुलिस फोर्स लेकर उस कम्युनिटी में आ जाते हैं। बोरी और उसके साथ काम करने वाले सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। वही जी वॉन सियंग उक का ऑटोप्सी करती है तो उसके पेट में एक पेन ड्राइव होता है। जी वॉन वो पेन ड्राइव लेकर चीफ के पास आती है और उनको दे देती है। बोरी ने अब तक जो जो क्राइम किया है उसका सारा एविडेंस उस पेन ड्राइव में मौजूद होता है। साथ ही कमिश्नर भी बोरी के साथ मिला हुआ था और उसने ही बोरी के साथ मिलकर हियोन के डैड को रिश्वत के इल्जाम में फंसाया था। ये सारे एविडेंस भी मौजूद होते हैं तो चीफ कमिश्नर को अरेस्ट कर लेते हैं। सारे एविडेंस मौजूद होने पर उन दोनों को सजा मिल जाती है और ये भी प्रूव हो जाता है कि हियोन के डैड ने रिश्वत नहीं ली थी, उनको फंसाया गया था, वो निर्दोष हैं। अब गेंगहा पुलिस स्टेशन में कमिश्नर की पोजीशन खाली हो जाती है तो हियोन के डैड को वहाँ का कमिश्नर बना दिया जाता है, जिससे हियोन काफी खुश होती है क्योंकि वो अपने डैड को न्याय दिलाने में कामयाब रही। अब यहाँ से 2 हफ्ते बीत जाते हैं। ईसु के डैड के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से एक जख्मी आदमी बाहर आता है और दीवार चढ़ता है। वो इतना ज्यादा जख्मी होता है कि वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसको काफी चोट आती है और वो ऑलरेडी जख्मी था। वो किसी को कॉल लगाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन सियंगजू की मॉम बाहर बैठकर चाय पी रही होती है, तभी सर्वेंट्स कुछ देखकर काफी डर जाते हैं तो वो उनके पास जाती है तो वहाँ पर उसी आदमी का डेड बॉडी होता है, जो देखकर वो भी काफी डर जाती है। ईसु स्टेशन आता है तभी हियोन सबको बताती है कि एक डेड बॉडी मिली है। फिर वो अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचती है। क्या यहाँ पर डेड बॉडी मिली है? ये तो मेरे डैड का घर है। ये जानकर वो सभी शॉक दे जाते हैं। फिर वो सभी डेड बॉडी के पास आते हैं। उस आदमी के हाथ में फोन होता है जो कि हियोन ले लेती है। दीवार पर खून लगा होता है, देखकर उनको समझ आ जाता है कि वो दीवार चढ़कर अंदर गया था। उसके कार में काफी खून होता है और बॉडी का जख्म देखकर उनको पता चलता है कि जरूर उसको स्टैब किया गया था। पार्क को उसके कार में कुछ फोटोज मिलते हैं। ईसु और हियोन सभी सर्वेंट से पूछताछ करते हैं पर उनसे उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। फिर हियोन सियंगजू की मॉम से पूछताछ करती है। वो बताती है कि कल रात को वो यहीं पर थी। वो आदमी कौन है, वो कब यहाँ आया था और वो कैसे मरा, उनको कुछ नहीं पता है। ईसु के डैड को पता चलता है कि उनके घर पर डेड बॉडी मिली है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है। सियंगजू घर आता है और ईसु से पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है और वो डेड बॉडी किसकी है। हमें अभी कुछ नहीं पता है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीसीटीवी फुटेज देखने पर उनको पता चलता है कि वो दीवार पर चढ़ा था और नीचे गिर गया था। उस आदमी का नाम दैहुन है और वो 59 साल का था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर हाल फिलहाल में उसके मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था। जिसके बाद हियोन और ईसु दैहुन की वाइफ से मिलने आते हैं। दैहुन मर गया है जानकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। वो बताती है कि दैहुन से जब उसने शादी की थी तो वो काफी अच्छा इंसान था। उसने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किया था पर सारे फेल हो गए थे, जिसके बाद वो गैम्बलिंग करने लगा था और महीनों तक घर नहीं आता था। 6 महीने पहले वो एकदम से गायब ही हो गया। मैं उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उसका मिसिंग रिपोर्ट फाइल किया था। ईसु से पूछता है कि हांसू ग्रुप और दैहुन के बीच कुछ था क्या, तो वो बताती है कि हांसू ग्रुप के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। मेयर कैंडिडेट के घर में डेड बॉडी मिली है, ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। ईसु के डैड घर आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं। ईसु के डैड से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं अगर उसकी मौत में हमारे परिवार का हाथ हुआ तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। फिर वो अंदर आते हैं और अपनी वाइफ से पूछते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है। उनको अपनी वाइफ पर जरा भी भरोसा नहीं है क्योंकि वो हर वक्त शराब के नशे में डूबी रहती है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। वो सियंगजू से भी पूछते हैं तो वो भी यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है और वो भी उस आदमी को नहीं जानता है। दैहुन की गाड़ी का डैश कैम फुटेज चेक करने पर उनको पता चलता है कि दैहुन के साथ ग्वांगसिक नाम का बंदा ज्यादातर घूमता रहता था। पार्क जीवन के पास ऑटोप्सी रिजल्ट देखने आता है। जीवन उसको बताती है कि पहले रस्सी से दैहुन का गला दबाया गया था और फिर उसके पेट में काफी गहरा चाकू मारा गया था। वहीं ईसु और हियोन ग्वांगसिक का लोकेशन पता करते हैं और उसको पकड़कर स्टेशन लेकर आ जाते हैं। ग्वांगसिक को जब हियोन बताती है कि दैहुन मर गया है तो वो शॉक दे जाता है। डैश कैम फुटेज से उनको पता चला था कि दैहुन और ग्वांगसिक उस रात को एक पहाड़ पर गए थे। तो पार्क उस जगह पर आकर छानबीन करता है। उसको वहाँ पर एक रस्सी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वही ग्वांगसिक कहता है मैंने दैहुन को नहीं मारा है, मैंने और उसने गैम्बलिंग के लिए काफी सारे पैसे कर्जा ले रखा था। तो दैहुन ने मुझसे कहा था कि सारा कर्जा चुकाने के लिए उसके पास एक रास्ता है।
है, इसलिए मैं उसके साथ रहता था। उस रात को मैं उसके साथ उस पहाड़ पर गया था, पर वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे और उन्होंने दैहुन का गला दबाया था और फिर उसको चाकू मार दिया था। चोई दैहुन के फोन का फोरेंसिक रिपोर्ट हियोन को देता है। उनको पता चलता है कि दैहुन ने आखिरी बार सियंगजू को कॉल किया था, पर उसने कॉल नहीं उठाया था। ये जानकर ईसू शॉक्ड हो जाता है। फिर ईसू सियंगजू से मिलने आता है। वो उसको दैहुन का नाम बताता है और उसका फोटो दिखाता है और फिर पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो? इसकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। काफी ज्यादा सोचने पर सियंगजू को याद आता है कि वो दैहुन से मिला था। हमारे डैड की ऑटोबायोग्राफी पिछले हफ्ते पब्लिश हुई थी, तो हमने पब्लिकेशन पार्टी रखी थी, पर तुम नहीं आए थे। उसी पार्टी में मैं इस आदमी से मिला था। हमारे बीच 2-4 बातें हुई थी और उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। ईसू उसको बताता है कि मरने से पहले उसने तुम्हें कॉल किया था। ये जानकर वो शॉक दे जाता है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। अरे मुझे क्या पता कि उसने मुझे क्यों कॉल किया था? उस आदमी को मैं जानता तक नहीं हूँ। पार्टी में मैं उससे पहली और आखिरी बार मिला था। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है और ना ही आज बोल रहा हूँ। जिसके बाद ईसू हांसू ग्रुप आता है और पब्लिकेशन पार्टी के दिन का सारा सीसीटीवी फुटेज स्टाफ से ले लेता है। फिर जब वो घर आता है तो उसके घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं। दरअसल किसी रिपोर्टर ने ईसू की मॉम पर आर्टिकल लिख दिया होता है। उस आर्टिकल में बताया गया होता है कि हांसू ग्रुप के चेयरमैन की शादी होने के बाद उनका अफेयर चल रहा था और ईसू उनका नाजायज बेटा है और ईसू की मॉम ने सुसाइड कर लिया था। रिपोर्टर्स उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, जिससे ईसू एकदम ब्लैंक हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर हियोन आती है और ईसू को लेकर वहाँ से चली जाती है। हियोन उसको उसी जगह पर लेकर आती है जहाँ पर वो दोनों कई बार आ चुके हैं। हियोन को भी आर्टिकल के बारे में पता चल गया है, तो यहाँ पर हियोन ईसू को कंफर्ट करने के लिए उससे बहुत कुछ कहती है, जिससे ईसू थोड़ा अच्छा महसूस करने लगता है। जब ईसू के डैड को आर्टिकल के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर ये सब हो रहा है। साथ ही उनको ईसू की भी फिक्र होने लगती है, तो वो ईसू को एक एड्रेस मैसेज कर देते हैं और वहाँ पर आने को कहते हैं। ईसू जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो एक बार होता है, वहीं पर उसके डैड बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसके डैड उससे काफी अच्छे से बात करते हैं और अपनी गलती भी मानते हैं। मैं हमारे बीच का रिश्ता ठीक करना चाहता हूँ, क्या हम एक नॉर्मल बाप बेटे की तरह नहीं रह सकते? तो ईसू कहता है अब बहुत देर हो गई है, हमारा रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, कहकर वो चला जाता है। ईसू वापस अपने घर आता है तो वहाँ पर अब भी रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं। उसको देखकर रिपोर्टर्स उससे काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं, तो ईसू गुस्से में कहता है मेरा दिमाग खराब होने से पहले मेरा रास्ता छोड़ दो। उसको इतने ज्यादा गुस्से में देखकर सभी रिपोर्टर्स साइड हो जाते हैं और वो अपने घर के अंदर आ जाता है। अगले दिन हियोन और पार्क काम पर आते हैं तो चोई स्टेशन में ही सो रहा होता है, क्योंकि वो पूरी रात काम कर रहा था। पार्क उसको उठाता है तो चोई उन दोनों को बताता है कि उसने सस्पेक्ट को ढूंढ लिया है। वो उन दोनों को दैहुन की गाड़ी का डैश कैम फुटेज दिखाता है। एक गाड़ी उस दिन हर वक्त दैहुन का पीछा कर रही थी। चोई ने ये भी पता कर लिया होता है कि वो गाड़ी बैजुन नाम के बंदे का है, जिसके ऊपर मारपीट के 7 केसेस दर्ज हैं। जिसके बाद वो लोग बैजुन के लोकेशन का पता करते हैं और फिर पूरे दिन उसको फॉलो करते रहते हैं ताकि उसके साथी को भी पकड़ सके। रात को बैजुन एक आदमी से मिलने आता है, तो वो तीनों उन दोनों को पकड़ने के लिए अंदर आ जाते हैं। अब वो दोनों बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए वो तीनों उनके पीछे जाते हैं। हियोन और पार्क मिलकर बैजुन को पकड़ लेते हैं। वहीं ईसू भी काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद उस आदमी को पकड़ लेता है। ईसू उसके सिर से हुडी हटाता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक दे जाता है, क्योंकि वो आदमी उसका भाई सियंगजू होता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।